मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज का मुद्दा बेहद अहम है। आपको याद होगा जिस वक्त कुंभ चल रहा था उसी दौरान कोरोना की दूसरी लहर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहर बरपा रही, लेकिन हरिद्वार में हो रहे कुंभ को सुपर स्प्रेडर की तरह प्रचारित किया गया। कांवड़ यात्रा हो या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ था। इससे पहले ही इसे भी कोरोना से जोड़ दिया गया। इसके बाद जगन्नाथ यात्रा हुई, गुड फ्राइडे का त्योहार आया। सभी त्योहार संयम और कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाए गए, लेकिन आपको याद होगा बकरी ईद के मौके पर केरल में 18 से 20 जुलाई के बीच काफी छूट दी गई और छूट का ऐलान किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार भी लगाई थी, लेकिन केरल में ईद पर छूट जारी रही। अब उसके डराने वाले नतीजे सामने आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल में आज 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि देश में कुल मामलों में से 50% मामले केरल से ही आए हैं। बात किसी धर्म विशेष की नहीं है, क्योंकि कोरोना किसी धर्म को देखकर हमला नहीं करता। बात यहां लोगों की जान की है। सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए कोरोना जैसी महामारी पर तुष्टीकरण की राजनीति जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार कोरोना की आंख में तुष्टीकरण वाला घी। सोचिए, 27% वोट के लिए 50% कोरोना। नतीजा आपके सामने है। कुल मिलाकर जान से खिलवाड़ है और इसी जान से खिलवाड़ पर आज का आर पार। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जोर पकड़ने लगा। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर बीजेपी ने विजयन सरकार पर जोरदार हमला किया। 50% से अधिक कोरोना के केसेस केरल से आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए केरल सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। एक दिन में 22,000 केस आए हैं केरल में कोरोना के। कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और ये चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। केरल के हालात आखिर क्यों डरा रहे हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। केरल में आज 22,000 नए कोरोना के केस सामने आए। 6 जून के बाद केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए। केरल में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12% हो गया है। देश में बीते 24 घंटे में 43,654 कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं, यानी देश के कुल मामलों में से 50% केस केरल से आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बावजूद केरल सरकार ने ईद पर जरूरत से ज्यादा छूट दी, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने लोगों की परवाह करते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में पब्लिक गैदरिंग के कार्यक्रमों को इजाजत कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। जब सोशल गैदरिंग होती है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो नहीं करेंगे, भीड़ होगी तो हमेशा बढ़ने की संभावना रहती है। ये अचानक नहीं बढ़ा है। आप ये देखें तो केरला में जो है पिछले 5-6 महीने से जो है केसेस जो है लगातार आ रहे हैं और इस समय जो है वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट में केरला आ रहा है। अभी केरला में जो केसेस बढ़ रहे हैं, केरला ये तो
मैं तो ये कहूँगा कि वो थर्ड वेव का एक शुरुआत ही हो सकता है, अगर इस तरह से केसेस नंबर्स अगर बहुत बढ़ रहे हैं तो हमने महाराष्ट्र में थर्ड वेव की पूरी तैयारी की है। बीजेपी कोरोना के मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुंभ को कोरोना विस्फोट की वजह बताने वाले केरल पर खामोश क्यों हैं? क्या कोरोना जैसी महामारी पर भी दोहरा रवैया और तुष्टीकरण की राजनीति होगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना की आग, तुष्टीकरण का घी। और अब आर पार में वक्त है विश्लेषण का, और आज का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। केरल में हुई लापरवाही का विश्लेषण सुनिए। इस देश ने दूसरी लहर का कोहराम देखा है और तब यही लोग चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन लाइए, रेमडेसिविर लाइए, सब कुछ लाइए। और कुंभ सुपर स्प्रेडर है, कुंभ की वजह से आज स्थिति बहुत खराब हो गई है और कांवड़ यात्रा तो नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए, उस पर बात भी नहीं होनी चाहिए। और जायज बात भी है भाई, कांवड़ यात्रा अगर होती तो निश्चित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन केरल में बकरी ईद पर कोरोना गाइडलाइंस में जबरदस्त तरीके से छूट दी गई। 18 से 20 जुलाई के बीच केरल सरकार ने यह छूट दी थी। बाजारों में खरीदारी के लिए खासतौर पर छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फैसले पर फटकार लगाई थी, कहा बाजार के दबाव में इस तरह की चीज आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक एक करके हर बात को बताऊंगा। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी केरल में ईद पर दी गई छूट का विरोध किया था, कहा था कि यह चीज बड़ी घातक होगी, हमें ध्यान रखना है। और यही बात आज राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र कह रहे हैं कि केरल में जो नंबर आ रहे हैं यह तीसरी वेव की तरफ इशारा है, महाराष्ट्र में खतरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई तो यूपी उत्तराखंड ने कांवड़ की यात्रा रद्द कर दी। कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुष्टीकरण को देखते हुए हम महामारी पे भी खिलवाड़ करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की चर्चा में? डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस विषय को लेकर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ सलमान निजामी है, कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता सीपीआई के। विवेक जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं 40 सेकेंड। और मैं तमाम मेहमानों को बता दूं, पांचों मेहमान है मेरे साथ, अपनी टर्न पे बोलिएगा। अगर आप अपनी टर्न पे नहीं बोलेंगे तो मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है, मेरा जो कार्यक्रम है ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो अपनी अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा निवेदन यही है। विवेक जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। केरल में 27% वोट बैंक के लिए आपने केरल में 50% पूरे देश में कोविड केसेस केरल कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है? आईएमए की आपने नहीं सुनी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपने नहीं सुनी? बता दूं, हाँ देखिए, सुने अब आप मेरी बात को। पहली चीज तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े पुराने समय से आप आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मार्क्सवाद का ज्ञान आपको भी होगा और यहाँ पैनलिस्ट को भी होगा। हम किसी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते, ना उसको प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे हिंदुइज्म हो या इस्लाम। इसलिए इसको तुष्टीकरण की तो राजनीति की आप बात करें मत। दूसरी बात है, ये जो कदम उठाया गया था, दिस वाज एन इकोनॉमिक नेसेसिटी एट दैट टाइम, क्योंकि इकोनॉमी पूरे देश की, ना सिर्फ केरला की, ध्वस्त हो चुकी है 1.5 से 2 साल में। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे थे, सरकारें सभी परेशान हैं। उस वक्त लखनऊ भी खुला हुआ था, उस वक्त पटना भी खुला हुआ था मार्केट। हम लोगों ने 3 दिन के लिए कोशिश करी थी कि कंट्रोल्ड वे में अगर मार्केट खोलें, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जिससे गुजरात से भी सामान वहां पे आता है, अन्य राज्यों से भी आता है। सिर्फ ये एक कोशिश थी, उसमें तुष्टीकरण और धर्म को ना डालें आप। अगर बकरीद के बजाय रक्षाबंधन होता तब भी यही स्टैंड होता, रक्षाबंधन के बजाय दिवाली होती तब भी यही स्टैंड होता। स्टैंड पूछ लेता हूं मैं आपका स्टैंड। रिलीजन इज नॉट एन इशू। सावन का पहला सोमवार था, भगवान शंकर की आराधना करी जाती है, कितनी छूट मिली थी उस दिन? आपका तुष्टीकरण का तो मामला है नहीं जी। अब आप तुष्टीकरण से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं नहीं, आपका स्टैंड क्या था? देना नहीं है। सावन का पहला सोमवार क्या स्टैंड क्या था आपको? कांवड़ कोई आपने घोषणा करी तो मुझे बताइए। मैं आपको बता देता हूं सर। हाँ बताइए सर, आप सुन लीजिए 1 मिनट। आप पहली चीज, सावन के सोमवार का किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेना देना नहीं है कि जिससे कि मार्केट्स रन करेंगे। दूसरी बात, अच्छा ईद का लेना देना है, सावन के सोमवार का लेना देना नहीं है। इस निष्कर्ष पर आप जनाब कैसे पहुंचे ये भी समझाइए जरा। अब मैं बोल लूं सर, आप मुझे 30 सेकंड तो आपको बोलने ही दे रहा हूं। देखिए, हम हिंदू 85% हैं। हाँ, हम हिंदू 85% हैं संख्या में। मुसलमान एक बहुत छोटी आबादी है। मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हैं, तो वो बड़े लेवल पे बनाते हैं। सर मैं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप इसको कम्युनल एंगल पे लाने की कोशिश, कम्युनल एंगल पे मैं लेके जा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए सर, 85 सर 130 करोड़ हिंदुओं में से 85%
अगर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होंगे तो क्या आप उसको केरल, जो कि मात्र 2% है नेशनल आबादी का, उसके 15 से 20% मुसलमान हैं, जो कि सारे के सारे सड़कों पे नहीं उतरे हैं, तो कांवड़ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है क्या? कुंभ के मेले के अंदर जो कांवड़ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है, जगन्नाथ यात्रा में पूरा देश निकल जाता है क्या? इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप बताइए मुझे कांवड़ यात्रा में कितने सम्मिलित होते हैं लोग? चलिए, आप मुझे बताइए अमरनाथ यात्रा में कितने सम्मिलित होते हैं? आप मुझे बताइए कुंभ में कितने सम्मिलित होते हैं? सो आई मीन वी शुड टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी शुड नॉट I am talking about I am talking about statistics only. Okay, let me come on that. आप मुझे बताइए कोरोना में केरल के केसेस 50% है कि नहीं है? देश में जो देश से कंट्रीब्यूट कर रहा है, केरल उसका 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा? ये स्टैटिस्टिक्स कैसी लगती हैं आपको? बिल्कुल सर, 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड आप मुझे बताइए इस बात के बाद। थैंक यू सर। आप बिल्कुल सर, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहां टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। अगर 1,80,000 टेस्टिंग हम कर रहे हैं केरला में, जिसकी आबादी 3.25 करोड़ है। अरे यूपी की आबादी आपसे कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यूपी की आबादी आपसे कहीं ज्यादा है सर। उत्तर प्रदेश से मुकाबला करिए। 1.25 लाख 2 टेस्टिंग है वहां पर। सब जगह लो टेस्टिंग है, सब जगह लो टेस्टिंग है। महाराष्ट्र में लो टेस्टिंग है, असम में लो टेस्टिंग है, कर्नाटक में लो टेस्टिंग है, तमिलनाडु में। अरे जहां देखिए पॉइंट ब्लैंक ये है, इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप यू मेड योर पॉइंट। ओके, आपने अपनी बात को रखा, मुझे संबित पात्रा के पास जाना चाहिए। संबित पात्रा, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है, ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। जब कांवड़ यात्रा होती है तो 85% निकल आते हैं सड़कों के ऊपर। जब जगन्नाथ यात्रा होती है तो 85% सड़कों पे निकल आते हैं। जब कुंभ होता है तो 85% सड़कों पे निकल के आते हैं। लेकिन ये देश जानता है कि कौन सड़क पे कितना निकल के आता है, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। संबित पात्रा, तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, आरोप ये है। देखिए, पहले चूंकि आंकड़ों के विषय में बात हुई तो पहले मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं, उसके बाद तुष्टीकरण है या नहीं उस पर बात कर लेंगे। आंकड़ा नंबर 1, चूंकि उत्तर प्रदेश और कांवड़ यात्रा के विषय में बात हुई, उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 24 करोड़ 24 करोड़ है। और आज मतलब कल जब डाटा रिलीज हुआ तो 36 केसेस उत्तर प्रदेश में आए थे। जो केरल है, केरल का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ है। और कल लगभग 23,000 पेशेंट जो हैं कोरोना के पॉजिटिव हुए थे। नेशनल एवरेज पॉजिटिविटी की कोरोना को लेकर 2.5% है और केरल में जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी की वो 12.35% है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। तीसरी बात है, कुल 24 घंटे में भारतवर्ष में 43,654 केसेस आए और केरल में 24 घंटे में 22,129 अर्थात 50% केस आए हैं। कुल भारतवर्ष में जो पॉजिटिव केसेस है वो 4 लाख, कुल भारतवर्ष में जो पॉजिटिव केसेस है वो 4 लाख के आसपास है। जो एक्टिव केसेस, पॉजिटिव एक्टिव केसेस केरल में 1,45,000 है। ये परिस्थिति केरल की है। जो कई ऐसे पत्रकार भी थे, कई ऐसे लेफ्टिस्ट भी थे, तो केरल मॉडल को लेकर एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज वो केरल मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जहां तक का तुष्टीकरण का विषय है, देखिए आप भूल जाइए हम लोग क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बकरा ईद के विषय को लेकर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का जजमेंट दिया है, वर्डिक्ट दिया है, एडवाइस दिया है, केरल की सरकार को चाहिए कि वो भी हमारे उस एडवाइस का पालन केरल में करे। किंतु केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। कांवड़ यात्रा का नाम लेते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो हमने कहा है वही यहां पर भी लागू होगा, मगर केरल की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? और अभी सीपीआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे यहां पर कि यह एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, इकोनॉमी को बचाना है, तो केवल 3 दिन के लिए हमें जो है छूट देने की आवश्यकता है। कमाल की बात है, इकोनॉमी को बचाना था केरल में तो केवल बकरा ईद के दिन, उससे 1 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद ये छूट आप दे दोगे तो इकोनॉमी केरल की बच जाएगी। कमाल का विषय है। और किसी दिन आप छूट नहीं दे सकते हो, और किसी धर्म की पूजा के समय आप छूट नहीं दे सकते हो। बकरा ईद के समय ही सारा का सारा इकोनॉमी आपको बचाना है। फिर ये देखो फिर शुरू हो गए, छूट थी, मार्केट था। देखिए आज अमित जी ने कहा है कि बकरी की तरह बीच में कोई भी बकरी की तरह मिमियाना नहीं है। ये आज अमित जी ने रूल सेटअप किया है। हम सब मनुष्य की तरह एक समय पे बोले, बीच में बकरी की तरह मिमियाए नहीं, ये बोला गया है। इसलिए मैं पहले बोल लूं गलत बोला है तो आप
आप अपने समय पे ठीक कर दीजिएगा, विवेक जी, अपने समय पे ठीक कर लीजिएगा, अपने समय पे ठीक कर लीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव, मैंने आपको हमें कुछ नहीं मालूम है, आप शुरुआत में 6-7 मिनट बोले, आपने अपने विषय को रखा, हर तरीके से रखा, आपने एक लॉजिक बता दिया कि इकोनॉमी को बचाने के लिए ईद पर 3 दिन केरल को छूट देनी जरूरी थी। ये नया आपने एक इकोनॉमिक मॉडल एस्टैब्लिश किया है, हो सकता है बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें आने वाले समय के अंदर, लेकिन आप जवाब तो सुन लीजिए पहले। संबित पात्रा 30 सेकंड। अरे सर देखिए विवेक जी देखिए, आप बड़ी सारी डिबेट्स में जाते होंगे, आप बड़े सम्मानित से करते हैं। देखिए मेरा कार्यक्रम जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है, मेरा निवेदन है कि कम से कम हम एक दूसरे की बात सुन ले और एक दूसरे के ऊपर ना बोले। संबित पात्रा, आप अपनी विषय को कंप्लीट करिए, देन तस्लीम रहमानी एंड देन शहजाद जी, बोलिए। देखिए केवल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी चिट्ठी लिखकर केरल की सरकार को जताया था, उनको वार्निंग दी थी। इन सब वार्निंग्स के बावजूद केरल ने जो किया है, ये 3 दिन आप अगर बकरा ईद के पहले, बाद में, बकरा ईद के दौरान, जब भी आपने 3 दिन बकरा ईद के समय ये रिलैक्सेशन दिया, आप इकोनॉमी को बचाने दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। आप अपने तुष्टीकरण की राजनीति को 27% वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कर रहे थे। मगर सबसे बड़ा विषय जो मुझे दिल को छूता है, आप बताइए, इस पूरे देश में कांवड़ यात्रा हुआ नहीं, मगर कांवड़ यात्रा को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल बना दिया गया, मानो कांवड़ यात्रा बहुत खतरनाक चीज है, कांवड़ यात्रा में निकलना पाप है, कांवड़ यात्रा के विषय में डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, होना तो बहुत दूर की बात है। मगर आप इस देश के तासीर को देखिए, इस देश में किस प्रकार से तुष्टीकरण हर जगह घुस चुका है कि किसी ने बकरा ईद पर एक दिन चर्चा नहीं की। आपने तो मस्जिदें खोली, 50%, आपने कहा कि 50% लोग मस्जिद में आ सकते हैं, 50% उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल होगा और कोविड नॉर्म्स के साथ होगा। आप कांवड़ यात्रा के साथ ये क्यों नहीं कर सके कि केवल 50% नॉर्म्स फुलफिल होंगे? अगर 85% है तो नहीं जाएंगे, 5% लोग ही बाहर आएंगे? नहीं, क्योंकि इसमें तुष्टीकरण नहीं हो पाएगा, इसमें सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। अगर कांवड़ यात्रा हो जाता तो सेक्युलरिज्म खतरे में हो जाता, मगर बकरा ईद होना, चाहे उसके लिए आज 23,000 केस क्यों ना भुगतना पड़ा, चाहे उसके लिए तीसरा वेव क्यों ना आ जाए, मगर बकरा ईद पे सवाल नहीं उठना चाहिए। अमीश जी, इस देश में अब नरेटिव बदलना चाहिए। होली है तो होली में कहेंगे पानी मत इस्तेमाल करो, आज रुद्राभिषेक करने के लिए सावन का महीना चल रहा है, आज सारे लोग लगे हुए हैं, ना दूध मत बर्बाद करो, एक बूंद दूध डाल दो और उसके बाद बाकी दूध गरीबों को दे दो। बकरा ईद के लिए कोई नहीं कहता है ये पेटा वाले मैं अमीश जी, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं 10 दिन से ये बकरा ईद से पहले मैंने कई वीडियो देखे सोशल मीडिया के ऊपर। अमीश जी, मैं 10 सेकंड बोल लूं, उसके बाद आप CPIM के स्पोक्स पर्सन से बुलवा लीजिए, केवल 10 सेकंड आपकी अनुमति। बोलिए। अमीश जी, जानते हैं ट्विटर और फेसबुक पे, हाँ, ट्विटर और फेसबुक पे मैंने देखा एक भद्र महिला है जिन्होंने एक वो चिड़िया का रूप धारण किया हुआ है, सफेद रंग का, वो सब विंग्स इत्यादि लगा के चिड़िया बनी हुई। कौन है ये पेटा की कोई कार्यकर्ता है जो हर मकर संक्रांति से पहले आ जाती है कि मैं वो चिड़िया हूं जो मांझा से कट जाती हूं, तो आप लोग सब कोई पतंग मत उड़ाइए, मकर संक्रांति मत बनाइए। ये चिड़िया बिल्कुल बकरा ईद से पहले गायब हो जाती है। आपने कभी पेटा वालों को बकरी बना हुआ देखा है? कोई पेटा वाला, या इंडिया में ये सब जो बहुत सारे राजदीप सरदेसाई इत्यादि है, इनमें से किसी को आपने देखा है कि बकरी बन के घूम रहे हैं? ना, ये सब चिड़िया बन के घूमेंगे जी, कि मैं कट जाती हूं, मैं मर जाती हूं संक्रांति के समय, मगर इनमें से कोई बकरी नहीं बनेगा। उस समय इनका बत्ती गुल हो जाता है। ठीक है, ओके, तस्लीम रहमानी का वक्त है। देखिए विवेक श्रीवास्तव के मंदिर में भी बलि चढ़ती है। आप बनिए बकरी, हमने तो रोका नहीं है, आप बकरी बन के घूमिए। आप बकरी, तस्लीम रहमानी 27% वोट बैंक के लिए 27%। एक सेकंड, ऑल ऑडियो, तस्लीम रहमानी एंड शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन। तस्लीम रहमानी, अब आपके 50 सेकंड है, अब अपनी बात को रखिए, अपने विषय को रखिए। तस्लीम रहमानी, 27% वोट बैंक के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना क्या जायज है इस देश के अंदर? क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो ईद पर छूट क्यों होनी चाहिए केरल के अंदर? और उसका नतीजा देखिए, 22,000 केसेस आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ईद 20 तारीख से 22 तारीख तक थी। ये वो ईद होती है जो 3 दिन तक इस पर कुर्बानी होती है। ईद से 20 से 22 तक, और रिलैक्सेशन था 18 से 20 तक। एक बात। दूसरी बात ये
किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने वहां ये मुतालबा नहीं किया था, ना इसकी जरूरत थी कि वहां हमको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। पूरे मुल्क में हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे नमाजें पढ़ी हैं, पिछले साल भी, इस साल भी किसी ने मुतालबा तक नहीं किया है। तीसरी बात, गवर्नमेंट ने खुद वहां ये नहीं कहा कि वो बकरीद की वजह से ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के रिलैक्सेशन पे एतराज किया, लेकिन बकरीद का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तेमाल नहीं किया। बकरीद को आज गुजरे हुए 8 दिन गुजर चुके हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था तब आपने डिबेट नहीं किया, लेकिन जब पेगासस के खिलाफ आज यूनाइटेड अपोजिशन बाहर आया तो सुबह ही आपको बीजेपी के ऑफिस से फोन आ गया। ना बीजेपी के ऑफिस से क्या फोन आएगा? 22,000 केस आ गए जी। आपको बीजेपी के ऑफिस से फोन दिख रहा है, मुझे तो 22,000 केस दिख रहे हैं सारा। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बाजार के रुख सुनिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। समाज के कुछ समुदायों के दबाव में से नागरिकों की सबसे कीमती जीवन के अधिकार को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। केरल सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए हमारे निर्देश का पालन करना चाहिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आइए, मैंने कहा कि चिकित्सा आपातकाल के समय ये गैर जरूरी और अनुचित कदम है। अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपके सामने अभी विवेक श्रीवास्तव ने बोला कि ईद पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसलिए हमको ये खोलना पड़ा। अब आप पूछ रहे हैं कि ईद का नाम किसी ने नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा खेल है, ये बीजेपी हेडक्वार्टर से पूरा प्लान हो गया कि 22,000 केस क्या संबित पात्रा ने बना के भेज दिए? ये केरल की सरकार ही रिपोर्ट कर रही है ना। 22,000 केस क्यों नहीं दिखते आपको? मेरे को तो हिंदू मुसलमान नहीं दिखता इसमें, मुझे तो 22,000 केस दिखते हैं। मुझे तो दिखता है कि ये लहर अगर अब चलेगी तो फिर महाराष्ट्र आएगी, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आएगी, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आएगी, पंजाब आएगी, हरियाणा आएगी, दिल्ली आएगी, और आप ही लोग चिल्लाएंगे फिर हाय राम ये क्या हो गया? मैं जाऊं? हाँ बोलिए, 30 सेकंड बोलिए आप। मैं जब संबित पात्रा तकरीर करते हैं तो आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है, और जब फैक्ट्स हम लोग पेश करते हैं तो आप फौरन बीच में कूद के और बकौल संबित पात्रा बकरी की तरह बिक जाने लगते हैं। अगर आपको ऐसे ही करना है तो फिर हम चुप बैठ जाते हैं, आप अपनी तकरीर करते रहिए। देखिए, मैं तो आपको आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूं। मैंने तो 22,000 केसेस की बात करी, मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आईएमए को कोट किया। रखा। आपको तकलीफ हो जाती है सच्चाई को सुनने में। मैंने कहा कि आपने आरोप लगाया कि बीजेपी हेडक्वार्टर से फोन आ गया। पेगासस का क्या लेना देना आपको पता है? पिछले 10 दिनों में मैंने 9 दिन पेगासस पे डिबेट करी है। बोलिए, अब आप कुछ भी बोलते हैं आप लोग आकर। कम से कम फैक्ट्स तो चेक कर लिया करिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह 9 दिन मैंने पेगासस पे डिबेट करी और संबित पात्रा 3 डिबेटों में शामिल थे। संबित पात्रा से कठोर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन तकलीफ आपको होती है कि कठोर सवाल का जवाब नहीं होता तो आप मिमियाने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप तकलीफ में आ जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है तो मीडिया पे ब्लेम डाल देता हूं, वो सबसे आसान तरीका है। आप तो इतने धांसू प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात को रखिए ना। आप अपने आप को कमजोर क्यों शो करते हैं इतना? आप इतने कमजोर नहीं है। मीडिया पे ब्लेम लगाकर बोलिए। आप ज्यादा कमजोर हैं, ये तो मैं मानता हूं। हाँ बिल्कुल, चलिए आप अपनी बात को रखिए। सरकार बहुत कमजोर है। हाँ बहुत कमजोरी है सर, बहुत कमजोर है हम तो। बहुत खौफजदा, बहुत कमजोर है रहमानी साहब, आप बहुत मजबूत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आप 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आप 25 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे कहने पे तो 10 लोग नहीं आएंगे जी। आप बहुत मजबूत है सर, आपकी ताकत बड़ी है। कमजोरी डरना चाहिए आपसे है कि ज्यादा बोलते हैं, लेकिन डर नहीं पाते हम। आपकी कमजोरी की दलील यह है कि ज्यादा बोलते हैं, यही आपकी कमजोरी की दलील है। मैंने कहा कि आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ दिया और मैंने यही कहा था, एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बकरीद का। तू मैं सुनने के लिए बैठा है आपने, यही तो कहा था मैंने, यही तो कहा था मैंने। मैं तो कुछ तथ्य लाना चाहता हूँ। रिलीजियस इशू को आप रिलीजियस बनाना चाहते हैं ताकि आप इश्यूज को ढकेल दें। दूसरी जानिब जो देश के जलते हुए मुद्दे हैं, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी, कोरोना देश का जलता हुआ मुद्दा नहीं है, उस पर आप बात ना करें। हम लोग कोरोना देश का जलता हुआ मुद्दा नहीं है। रिपोर्ट पेश हुई माल नरिशमेंट पे, कोरोना की आग में आप घी डालें और इसको रिपोर्ट भी ना किया जाए। पार्लियामेंट में कल बोला गया, आपको इस पे डिबेट सुझाई नहीं देती। आपको जो नॉन इशू आप नहीं तय करेंगे ना सर, करना है वो भी ईद के 8 पीएफआई का हेडक्वार्टर थोड़ी तय करेगा कि न्यूज 18 पर अमीश देवगन क्या डिबेट करेगा। कमाल की बात करते हैं। बिल्कुल कल को आप बोलेंगे कि
कल देश को आप के बोले तमाम देखिए नागरिक मुझे तय लगता है करेंगे। विषय ये नहीं है, मुद्दे- मेरे को शहजाद पूनावाला को वक्त मुद्दे देना होगा। देश के शहजाद पूनावाला, के मुद्दे तुष्टिकरण क्या की बात देश भारतीय के- जनता पार्टी देश कर के रही है, मुद्दे क्या असल है? मुद्दों देश से का ध्यान कंसर्न भटकाने की क्या है? कोशिश है, ये ये देश तमाम के लोग तय बातें करेंगे। कही गई। जवाब शहजाद जी। अमीश जी, क्योंकि मैं 22 मिनट बाद बोल रहा हूं और मैंने किसी को हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे उम्मीद है अगर कोई करेगा तो आप अपना वादा निभाएंगे और उनकी आवाज को नीचे करेंगे। पहला सवाल यह था कि तुष्टीकरण की और सांप्रदायिकरण की बात किसने उठाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डंके की चोट पर सीपीआईएम के सांसद बिनोय विश्वम है। जब उनसे कहा गया कि आपने कावड़ यात्रा पर इतनी बातें रखी, कुंभ मेले पर इतनी बातें रखी, आप ईद पर रिलैक्सेशन करते हो, तो सीपीआईएम के प्रवक्ता और उनके सांसद ने टाइम्स चैनल को कहा कि चर्च और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, पर ये कावड़ यात्री जो है ये इसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो सांप्रदायिकरण किसने किया ये आपके सामने। दूसरी बात कही जा रही थी कि ईद, बकरा ईद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं गई, बिल्कुल गलत। ये पिटीशन है, इसको रिपोर्ट किया है सभी चैनल्स ने। बकरा ईद पर उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जो कावड़ यात्रा पर हमने कहा वो यहां पर भी लागू होता है, और अगर यह लागू नहीं होता है और अगर ये बकरा ईद के बाद केसेस बढ़ते हैं तो आप हमारे पास फिर से आइए। और जो याचिका करता है आज वो फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है उसी याचिका को लेकर, क्योंकि आज एक नहीं 2 दिन कंटिन्यूसली 20,000 से ज्यादा केसेस आए। केरला की आबादी केवल 2.5% है देश की आबादी से, पर वो केसेस 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और छोड़ दीजिए केवल बकरा ईद की बात, इन लोगों ने बकरा ईद तो छोड़िए, इन्होंने किसान आंदोलन की वजह से सेकेंड वेव शुरू हुआ उसके बारे में कब कुछ बोला? इन्होंने जो कुंभ मेले पे जितना बिलबिलाकर बोला, क्या उन्होंने ऐसा ही स्टैंड क्या केरला के ऊपर या किसान आंदोलन के ऊपर लिया? कभी भी नहीं लिया, क्योंकि इनका जो टूल किट है वो बड़ा स्पष्ट है, कोविड बहाना है, हिंदुओं पर निशाना है। और इसीलिए आज मुझे एक बात बताइए अमीश जी, आज सीएफआर जो है केरल में वो 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, केस फेटालिटी रेट। मतलब कि अगर आपको केरला में कोविड होता है तो आपकी मरने की जो शक्यता है वो कहीं ज्यादा है आज केरला में। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं अमीश जी, इसको पूरे मामले को सांप्रदायिकरण करने का काम तो आज लेफ्ट की पार्टियों ने किया, वरना मैं इनको चुनौती देता हूं कि आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। संबित पात्रा ने आज रघु शर्मा जो हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान की, उनकी भी वीडियो बताई कि किस तरीके से पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था राजस्थान में। क्या उसको कंडेम करने की क्षमता है? अगर ये लोग केवल कोविड के लिए चिंतित है तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि जिस तरीके से कुंभ मेले को कोविड मेला कहा गया, कावड़ यात्रा को कोविड यात्रा कहा गया, ये कहे कि कोविड मुबारक हुआ, ईद में कोविड मुबारक हुआ, क्योंकि मल्लापुरम में ईद के बाद 4,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। क्या इनके अंदर हिम्मत है? क्या ये किसान के आंदोलन को कोविड आंदोलन कहेंगे? क्या इनमें हिम्मत है अगर ये कोविड के लिए चिंतित है तो? पॉइंट, और आपको समय अपनी बात करने का। तस्लीम नमानी 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। रिस्पॉन्ड टू शहजाद पूनावाला। नहीं, मैं पहले बता दूं कि एक तो जो वहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है केरल का, वो पिछले 3 महीने से कॉन्स्टेंटली 10 to 11% है, जो अब बढ़ के 12.3% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 1% बढ़ा है। मोर्टेलिटी रेट देश में सबसे कम आज भी 0.5% है, पूरे देश में नहीं है। जो हमारा वैक्सीनेशन है 35% वैक्सीनेशन हुआ है, मोर देन डबल ऑफ द कंट्री, मोर देन डबल ऑफ द कंट्री। सवाल ये होना चाहिए कि इतने ज्यादा वैक्सीनेशन के बावजूद नंबर ऑफ केसेस परसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली केरल में क्यों बढ़ रहा है? सवाल ये है। उस सवाल को आप इस तरीके से अगर डेविएट कर रहे हैं, मतलब आप कोविड के लिए आप तैयार नहीं है इसमें बहस करने? शहजाद जवाब 30 सेकंड। शहजाद एक छोटा जवाब, एक साइंटिफिक जवाब ले लीजिए। हाँ, एक साइंटिफिक जवाब ले लीजिए। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का 10% से ज्यादा होना, इसका मतलब आप इनफ टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। हमारे साथ एक डॉक्टर भी पैनल पर बैठा है जिसका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा आपको बताएगा कि अगर टेस्टिंग ठीक से अगर कर रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी 24 करोड़ है फिर भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ओनली 2.5% है। इसका मतलब कि इनफ टेस्टिंग की जा रही है। ये 10-12% की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट और इसका बढ़ना, इसका मतलब है कि केरला टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, जो आपने खुलेआम आज एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप तो दोनों ही चीजों पर आप एक्सपोज हो चुके हैं। और केस फेटालिटी रेट आज की तारीख में केरला में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। लेकिन तस्लीम रहमानी, मैं ये डबल स्टैंडर्ड पर आऊंगा, और मैं क्योंकि संबित पात्रा आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सलमान निजामी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको समय नहीं मिल पाया है, उनके पास मुझे जाना है। निजामी साहब, टेक्निकल आपको कोई आइडिया नहीं है। निजामी साहब, कुंभ को लेकर जो कुछ कहा गया वो हमने सुना है, लेकिन उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय बक्कल खोले जा रहे थे, उसी समय सारा तमाशा हो रहा था, लेकिन उसका कोविड की दूसरी वेव में कोई योगदान नहीं था।
अब आपके सामने एक आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि केरल 50% देश में जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उसके 50% केरल से आ रहा है, और 2 से 3 दिन की वहां खुली छूट मिली, उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए। अब आपके मुंह में दही जमी रहेगी या आप कुछ बोलना चाहेंगे इस माध्यम का इस्तेमाल करके? देखिए अमीश जी, जो बकरा ईद पे आज डिबेट हो रही है, बार बार पहले भी आपने जब कोविड पूरे देश में फैल रहा था, पहले तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया, फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये बेकसूर साबित हुए, क्योंकि सरकार जब भी फंसती है, इस पे कोई इल्ज़ाम लगते हैं तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। अब देश में ईद जो है सिर्फ केरल में मुसलमान मनाई कैसे जा आ रही गया? थी, पूरे इसमें देश में मुसलमान मनाई किसको जा रही लेकर थी। आया? इसमें मुसलमान कैसे ना, आया? वही तो डिबेट इसमें होना नहीं मुसलमान चाहिए। आया कैसे? सरकार 22,000 की केसेस में जिम्मेदारी आपको है पता है कि कितने हिंदू और restrictions कितने पूरे देश में मुसलमान लगने हैं? चाहिए। मुझे बताइए, मुझे फर्क करके बताइए 22,000 वही केसेस है में ना, कितने हिंदू जो मुसलमान, लाशें- कितने जो क्रिश्चियन, लाशें कितने यूपी जैन, में कितने तैर बौद्ध रही है? थी बताइए, पानी में, देश में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें कितने हिंदू, मुसलमान, वही है ना, सिख, जो लाशें- ईसाई है, बौद्ध है, जैन है? बताइए मुझे, आप बताइए। कंप्लीट करने दीजिए। कमाल की बात है, ये हिंदू मुसलमान का विषय है या कोविड का विषय है? अरे सुनिए मेरी बात, मैं क्या आपकी बात को सुनूं? बोलूंगा। जो लाशें यूपी में तैर रही थी पानी पे, वो हिंदू की थी या मुसलमान की थी? वो देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब भी आप बाज आ जाइए, अब ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट जो है खत्म करिए। मैं आपसे फैक्ट पूछ रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का जामा पहनाकर, की जरूरत थी, हिंदू मुसलमान का जामा पहनाकर पत्नी गली से मत निकलने का प्रयास करिए। एक एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। मेरा जो आपसे पहला सवाल है, कोरोना की दूसरी वेव में अगर कुंभ जिम्मेदार था, जो आप कहते हैं किसान आंदोलन जिम्मेदार था कि नहीं था, उस पर आपकी बोलती बंद है। अब जो कुछ हो रहा है वो तीसरी वेव को लाएगा या नहीं लाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड का वक्त देता हूं दोबारा। वैक्सीन जो है हमें अवेलेबल नहीं है। केरला की सरकार कह रही है कि हमें वैक्सीन जो है ऑडियो बढ़ाइए सलमान नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैक्सीन जो देश के लिए था वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर की कंट्रीज में, तभी लोग मर रहे हैं। टेस्टिंग लेवल केरला का बेटर है बाकी जो स्टेट्स हैं। आप तमिलनाडु में जाइए, 30,000 मौतें हुई तो हैं। मतलब केरला में सिर्फ 16,000 छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में, एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में टेस्टिंग का मॉडल बेटर नहीं है। ये आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेफ्ट वाली सरकार जो है वो अच्छा मॉडल चला रही है, ये कांग्रेस के नेता कह रहा है। थर्ड वेव आ रही है, आपने हिंदू एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड, ना, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि लेफ्ट की सरकार का कोविड मॉडल बढ़िया है, और आपकी सरकारों का राजस्थान में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में मॉडल खराब है। वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में भी मॉडल खराब है। वासियों के लिए था, विदेशी में क्यों आपने एक्सपोर्ट किया? ये वैक्सीन पर डिबेट है, जानबूझ ये वैक्सीन पर डिबेट है, ये वैक्सीन, मुझे लगता है समय जाया कर रहे हैं, समय पात्रा का मुझे रुक करना पड़ेगा। देखिए, जब विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वैक्सीन पे जाया जाता है, तब जाया जाता है। देखिए, पेगासस पे हम चले जाते हैं। आज विषय क्या है? पेगासस पे मैंने 9-10 डिबेट कर लिए, वैक्सीन पे मैंने 2500 डिबेट कर लिए, लेकिन कोरोना पर आज डिबेट है, तो आज हम कोरोना पे बात नहीं करेंगे। जिस दिन हम पेगासस पे बात करेंगे उस दिन कोरोना पे बात करेंगे। जिस दिन हम बाकी महंगाई पे बात करेंगे उस दिन ये कोरोना पे बात करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है, जिस दिन हम चीन पे बात करेंगे ये कोरोना पे बात करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर पतली गली से निकलना क्या होता है वो सलमान निजामी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन क्या करें, गली पतली नहीं इनको मिल पा रही है। ओके, संबित पात्रा अपनी बात को रखिए। आप आऊंगा सलमान जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर किसी विषय पर मुझे ज्ञान लेना होगा तो आपके पास आऊंगा। अब की बारी आप इजराइल के बारे में बताइएगा, अब की बारी मैं आपके पास आऊंगा तो आप इजराइल के बारे में जानकारी दीजिएगा। संबित पात्रा। अमीश जी आप विडंबना देखिए और कंफ्यूजन देखिए। यहां पर रहमानी जी कह रहे हैं कि केरल में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से किसी राज्य में वैक्सीनेशन हुआ है तो वो केरल में हुआ है। सलमान निजामी बोल रहे हैं केरल में तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है। आप इनके कमाल को देखिए, इनके कंफ्यूजन को देखिए। दूसरी बात है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय तो नहीं है, कोई भी मुसलमानों को बलि का बकरा नहीं बना रहा है। यहां पर गलती किसी से हुई है तो तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी किसी ने अगर खतरे में डाला है तो वो सरकार है, केरल की सरकार है। और यहां कहा जा रहा है कि केरल में अभी नहीं, ये तो 3 महीने से 11-12% की इन्फेक्टिविटी रेट चल रही है। अगर 3-4 महीने से ही 11-12% की इन्फेक्टिव, ये पहले इनकी आवाज को कम करिए, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। अमीश भाई, ये लोग हमेशा डिबेट खराब करने के लिए आते हैं, इनको प्लीज कम कर दीजिए ताकि लोग समझ सके।
देखिए अमीश भाई, इन्होंने अभी कहा ना कि 3-4 महीने से ही 11-12% पॉजिटिविटी रेट है। अगर अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये तू मैं करने आया नहीं हूं इनके साथ, सलमान निजामी जी के साथ। आप इनकी आवाज को कम रखिए, मेरे बोलने के बाद ये बोलेंगे, कोई लाभ नहीं है। सलमान जी, मैं आपको आगे वक्त दे दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इजराइल पे तैयारी करिए, पूरा 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। आप इजराइल पे तैयारी करिए, आपको 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, क्योंकि आप विषय पे तो बोलेंगे नहीं। इजराइल पे तैयारी करिए, अमेरिका पे भी तैयारी कर सकते हैं, उनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहां पर है, उस पर तैयारी करिए, उस पर बोलिएगा। बोलिए सम्मित। देखिए अमीश भाई, यहां पर अभी कहा गया कि 3-4 महीने से ही 11-12% जो है ये पॉजिटिविटी रेट केरल का रहा है। अगर 3-4 महीने से ही इतनी पॉजिटिविटी रेट थी तो आपको फिर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया। मतलब तुष्टीकरण के कारण इतने बड़े पॉजिटिविटी रेट के होते हुए भी आपने जबरन फिर से रिलैक्सेशन दिया, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तीसरा विषय में यहां पर रहमानी जी कह रहे हैं कि आप माल नरिशमेंट पे कुंभ में आपने रिलैक्सेशन दिया तो हमने ईद पे दे दिया। बताइए, टिट फॉर टैट है। नहीं देखिए, कुंभ पे रिलैक्सेशन दिया, उत्तराखंड में कितने केसेस बढ़े कितने नहीं बढ़े आप उसके साथ एक एनालिसिस कर लीजिए। और कुंभ को बीच खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा अब इसको सिंबॉलिक बनाइए, अब इसको कंटिन्यू मत करिए। और मैं धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान का साधु समाज, संत समाज कितना मैच्योर, कितना परिपक्व है। खुद आप देखिए अखाड़ों से ये कॉल आ गया कि बिल्कुल हमें इसे सिंबॉलिक करना है कहीं इससे, क्योंकि उस समय नया सेकेंड वेव आ रहा था, तो तुरंत साधु और संत समाज ने उस पर रोक लगा दी, अंकुश लगा दी। और उसी का नतीजा रहा कि उत्तराखंड में वो परिस्थिति नहीं हुई जो केरल में हुआ है। तो आप बताइए, परिपक्वता की आवश्यकता है या सड़क पे उतर के लड़ने की आवश्यकता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, मैं आपको मौका देता हूं, तस्लीम रहमानी और सलमान निजामी। सलमान निजामी, पहले आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। अगर आप अमेरिका के विषय पे बोलना चाहते हैं तो 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, क्योंकि आप पॉइंट पे तो बोलेंगे नहीं। देखिए, आप विदेश मामलों की जानकार भी तो है। वैक्सीनेशन हमारे देश के वासियों के लिए था, वो इस सरकार ने विदेशी लोगों को खुश करने के लिए जो है एक्सपोर्ट किया। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की होती हर स्टेट में इक्वली, ना केरला को एक नजर से देखा होता, ना यूपी को दूसरी नजर से, आज हमारे केसेस बढ़ते नहीं। आज सरकार को सवाल बनता है, अगर सरकार 5 साल में हिंदू और मुसलमान पे चर्चा नहीं करती, आज हमें विदेश के मुल्कों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, सलमान निजामी, टोटल कितने वैक्सीनेशन हुए इस देश के अंदर? एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सलमान भाई, अगर आप वैक्सीनेशन पे ही बात करना चाह रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं टोटल कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर? कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर? सफर कर रहे हैं। कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर सलमान निजामी? 6.8% ओनली। आप मुझे बताइए ये विश्व की तुलना में कहां पर है? अमेरिका में कितने वैक्सीनेशन हुए हैं? यूके में कितने वैक्सीनेशन? एक सेकंड, बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे लगता है कि विषय पर ना बोलना और विषय के इर्द बोलना आपका स्टाइल होगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं एक सेकंड, शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं। शहजाद 40 सेकंड का समय दें। तस्लीम रहमानी, शहजाद एंड विवेक जी। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर वैक्सीनेशन की कमी की वजह से देश केरल में कोरोना बढ़ गया है? अमीश, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी भारत ने 45 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किए हैं, और अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा है, जिसने 1 महीने पहले शुरू किया था वैक्सीनेशन। और ये यूके और बाकी जो संपन्न राज्य हैं, देश है, उनकी पूरी वैक्सीनेशन मिलाने के बाद भी भारत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। तो ये तो वैक्सीनेशन पर हुआ, पर वैक्सीनेशन असलियत में चाहिए तुष्टीकरण के संक्रमण को। मैं एक ट्वीट आपको पढ़कर सुना रहा हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, 1 मई का ट्वीट है। और उस ट्वीट में ट्वीट करता जो इस पैनल पर बैठे हैं वो हज की वाहवाही करते हैं कि देखो हज कितना शानदार है, उसने अपनी रोक लगा दी, जबकि सऊदी अरेबिया में बहुत कम मौतें हो रही थी और कुंभ मेला इसको अलाउ किया गया और कुंभ मेले की वजह से मौतें भारत में हुई। ये ट्वीट करने वाले व्यक्ति का नाम है सलमान
सलमान निजामी। अब मैं सलमान निजामी से पूछना चाहता हूं कि आज ईद के ऊपर कहां ट्वीट है आपका, वो जरा दिखा दो। आज बताइए, कावड़ यात्रा को टूल किट के तहत गाली देने वाले, कोविड यात्रा कहने वाले सलमान निजामी, ये बताओ कि तुमने तो हज की जो तारीफें की, बहुत अच्छी बात है, सऊदी अरेबिया से फोन आया होगा, पर कुंभ मेले को, हिंदुओं को गाली देना, हिंदू कोविड फैलाता है, ये एक नैरेटिव फैलाना। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं सलमान निजामी, तुम्हारा ईद पर ट्वीट कहां है? केरल में ईद हुई, उस पर ट्वीट कहां है? जैसे कुंभ को तुमने सलमान निजामी गाली दी, मिस्टर निजामी तुमने कांग्रेस के प्रोटोकॉल के तहत गाली दी कुंभ मेले को, तुमने क्या ऐसी गाली ईद को दी? क्या नहीं दी तो क्यों नहीं दी? सलमान निजामी तुमने जैसे कुंभ मेले को गाली दी, तुमने जैसे कावड़ यात्रा को गाली दी, क्या तुमने ईद पर भी ऐसे ट्वीट किया? हाँ, आप जैसे पैनलिस्ट है, वो भी पैनलिस्ट है, उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको भी अपनी बात का रखने का अधिकार है। कोर्ट को मानता हूं, जो आपकी बात को काटे, वो दलाली कर रहा है। एक सेकंड, क्या पर्सनल दिमाग से आपको शहजाद पूनावाला ने बोला आप किसी की दलाली करें? मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा के साथ बोला जाए। नहीं, ये खराब शब्द है। अमीश, ये झूठी बातें यहाँ फैलाना, अमीश, ये उनकी भाषा है। देखिए अमीश, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे, अमीश अगर आप मुझे 10 सेकंड दे, बोला कि मुसलमान इन्वॉल्व हैं, अमीश अगर मुझे आप 10 सेकंड दे, अमीश अगर आप मुझे 10 सेकंड दे, देखिए उन्होंने मुझे गाली दी, इतना ज्यादा करा है, इतना ज्यादा करा है इस कार्यक्रम के अंदर, मुझे अफसोस है सलमान निजामी। अमीश, और आप तो वो व्यक्ति हैं जिसने एक दाढ़ी कटी है एक बुजुर्ग व्यक्ति की, उसने हिंदू मुसलमान कर दिया, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। पूरे किसान के मामले पर किसान आंदोलन, तथा कथित तो किसान आंदोलन है, वो कोरोना के लिए कितना खतरनाक था, ये पंजाब के मंत्री ने कहा, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। इस देश के अंदर नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। व्यूअर्स, मैं आज आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास हुआ कि देखिए कुंभ की वजह से पूरी दूसरी वेव आ गई, लेकिन किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली और उसके आसपास, लोगों के हजूम था, लोगों की भीड़ थी, लेकिन उस पर किसी की आवाज नहीं निकली। पूरा गैंग चुप था, और गैंग जानता है वो कौन थे। आज रात को पड़ जाएंगे मेरे पीछे ये लोग। वो गैंग कौन सा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन वो पूरा गैंग खामोशी के साथ सुन रहा था। कावड़ यात्रा भी हुई नहीं थी, लेकिन कावड़ यात्रा तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कोविड की तीसरी वेव आ जाएगी, लेकिन जो केरल सरकार ने करा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी करी, जिसमें आईएमए ने खुलकर बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, सबके मुंह बंद थे, मुंह में दही जमा हुआ था। सच्चाई ये है। तो कुल मिलाकर नैरेटिव ऐसा बिल्ड करते हैं कि उसमें आप ही कल्प्रेट दिखाई देते हैं, लेकिन असल में कल्प्रेट कौन है कौन नहीं है ये वो जानते हैं। वो दिल से जानते हैं कि गुनाह कौन कर रहा है, पाप कौन कर रहा है। बोलिए आप अपनी बात को शहजाद पूनावाला 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, देन तस्लीम रहमानी 10 सेकंड शहजाद पूनावाला। अच्छा अमीश एक और चीज, कुंभ मेले का रिकॉर्ड उठा लो, हरिद्वार में कभी भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा नहीं बढ़ी, पर कुंभ मेले को जिस तरीके से हिंदुओं को गाली देने का काम यहां पर बैठे पैनलिस्ट ने किया, आज 12% पॉजिटिविटी रेट केरला में है, मल्लापुरम में एक्सप्लोजन हो गया है कोविड का, पर ये मुंह नहीं खोलते, और इसका मतलब कोविड बहाना है, हिंदुओं को गाली देना और निशाना है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ईद पर ट्वीट करने की इनकी हिम्मत है क्या? इस सलमान निजामी की हिम्मत है? ठीक है, मैं विवेक आपसे भी जवाब ले लूंगा। विवेक 40 सेकंड के अंदर ये समझाइए। विवेक जी, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूं सर, मैं आपसे जा रहा हूं, आप 40 सेकंड में ये समझाइए कि ये आईएमए तो कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जी। आपने इन सबके अगेंस्ट जाकर ये जो करा, इससे हो सकता है आपको 27% वोट मिल जाए, लेकिन इससे लोगों का तो नुकसान हुआ है ना। नहीं, कोई वोट नहीं मिलेगा। हम कम्युनल नहीं है, भाजपा की तरह और संबित पात्रा की तरह के डॉक्टर होने के बाद भी वैज्ञानिक सोच की बात ना करें, साइंटिफिकली बात ना करें, हिंदुओं की आबादी मुसलमान की आबादी को कंपेयर ना करें, झूठे आंकड़े पेश करें यहां बैठे हुए शहजाद पूनावाला की तरह, और हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिकता और गंदगी फैलाएं नेशनल टीवी पे बैठ करके। मैंने झूठा आंकड़ा कहां पेश किया? बिनोय विश्वम का बयान बताऊं? प्रेम की बात करूंगा। आपका सारा बिनोय विश्वम को जानते हो? मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं।
विवेक बिनॉय विश्वम को जानते हो, उन्होंने कहा चर्च में और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग होती है। दिखा करके बिनॉय विश्वम ने कहा चर्च और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग होती है। चीखने की जरूरत नहीं है विवेक श्रीवास्तव, आपको आपके चीखने से हकीकत नहीं बदलेगी। केरल के आपके सांसद बिनॉय विश्वम ने क्या कहा? उन्होंने कहा मस्जिद में और चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग होती है। मुसलमानों को गाली दे करके, ईद को गाली दे करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। देखिए, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इस देश का कल्चर है। आपका ये गुस्सा कुंभ को गाली दी जा रही थी तब कहां था? जब कुंभ को गाली दी जा रही थी तब आपका गुस्सा कहां था? कुंभ को गाली नहीं दी जब कुंभ को हिंदुओं को गाली दी जा रही थी आपका गुस्सा कहां था? किसी मुसलमान मौलाना ने कुंभ को गाली नहीं दी है। कुंभ मेले के ऊपर किस तरीके का टूल किट चला भूल गए? कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहा गया, विदेशी पत्रकारों ने कहा, आपके बैठे कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस ने कहा, भूल गए सारी चीजें। सूट करता है, आप जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग गाली ये देखिए अमीश, ये तो कह रहे कुंभ को कुछ कहा ही नहीं गया। जिससे आप हिंदू मुसलमानवाद करें। और अरे भाई, कुंभ को जितना आपने कहा, एक बयान मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करी है, किसी ने मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं करी है और ना ये किसी को डराने की कोशिश है। कोरोना से सबको डरना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। संबित पात्रा पे बड़े सारे आरोप लगे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, बीजेपी पे भी आरोप लगे, तो बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना होगा। संबित पात्रा 40 सेकंड में अपनी बात रखिए। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, थोड़ी देर के लिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते बताता हूं। यहां श्रीवास्तव जी अपना आपा खो बैठे और इन्होंने कहा कि किसी भी मौलाना ने कुंभ को गाली दी। बिल्कुल नहीं दी, सही बोल रहे हैं, किसी मौलाना ने गाली नहीं दी, मगर गाली श्रीवास्तव जी आपने दी। दुख का विषय है। मुझे समझ में आता है कि रहमानी जी हो या सलमान निजामी, वो बकरा ईद को बचाने की कोशिश करेंगे। इनकी आवाज को आप साइलेंट रखिए। मैं बहुत देर से बैठा था, मैं नहीं चाहता, मैं तू मैं नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा जब मेरी आवाज जाएगी तभी मैं बात करूंगा। इनको मैं इनसे तू मैं नहीं कर सकता हूं। अमीश जी आप देख लीजिए, इनकी आवाज जब बंद होगी तभी मैं बोलूंगा। मैं चिल्ला नहीं सकता। ये देश टूटेगा ना, ये देश टूटा है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है विवेक जी। ये देश नहीं टूट सकता, ना ये देश टूटा है ना टूटेगा। हाँ, जिन्ना ने तोड़ा था इस देश को, मोहम्मद अली जिन्ना ने तोड़ा था इस देश को, लेकिन इस देश को आदिकाल से तोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन टूटा नहीं है। नहीं तो राज किसी और का होता है यहां पर। संबित पात्रा अपनी बात को रखिए आप। अमीश जी गलत बात है। ऐसा नहीं है कि देश टूटा नहीं है। 100 साल के अंदर देश के इतने टुकड़े हो गए, 100 साल की क्या औकात होती है? वक्त के दायरे में 100 साल की कोई औकात नहीं होती है। पलक उठाओ और झुकाओ में 100 साल बीत जाता है। उसी में देश इतने टुकड़ों में बट गया। किसने कहा देश नहीं टूटा है? और तोड़ने वालों का इतिहास एक ही है। तोड़ने वालों का इतिहास जिन्ना का इतिहास है। और इस देश को किसने गुलाम किया मैं बताता हूं। बिल्कुल सही, मुझे समझ में आता है कि रहमानी जी और निजामी साहब अगर बकरा ईद को बचाने की कोशिश कर रहे, करना चाहिए, वो कर रहे हैं। मगर यहां श्रीवास्तव जी और यहां हजारों ऐसे लिप्टर्ड्स बैठे हुए हैं जो अपने ही संस्कार, अपने ही संस्कृति को हमेशा गाली देते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, दिवाली से पहले यही लोग निकल कर आएंगे, कहेंगे नहीं आप पोल्यूशन के लिए दिवाली मत मनाइए। होली से पहले यही लोग चिल्लाएंगे, कोई रहमानी जी नहीं चिल्लाते हैं, यही चिल्लाते हैं और कहते हैं कि नहीं आप पानी मत खर्च करिए, संसार का पानी खत्म हो जाएगा। दही हांडी से पहले यही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि दही हांडी की हाइट को कम कर दीजिए। रुद्राभिषेक से पहले, श्रावण से पहले यही लोग पहुंच जाते हैं कि यार ये कांवड़िए तो अनपढ़ होते हैं, ये तो सड़क पे लड़ाई करते हैं, इनको चलने मत दीजिए। कोई आज कोरोना के लिए नहीं, पहले भी कांवड़ यात्रा को बंद करने के लिए इन कम्युनिस्टों ने, इन कांग्रेसियों ने न जाने कितने प्रकार की चीजें चलाई है। ये हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है। मुझे रहमानी जी से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत श्रीवास्तव जी से है। मुझे शिकायत उन लोगों से है जिन लोगों ने अपने ही संस्कार, अपनी ही संस्कृति। रहमानी जी मुझे तो आपसे शिकायत नहीं है। देखिए बहुत वर्षों पहले आपके पूर्वज भी राम नारायण अग्रवाल होंगे या राम नारायण तिवारी होंगे, आप रहमानी बन गए, मुझे आपसे आपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं थे, मेरे नहीं थे। तो चलिए आपके पूर्वज आए होंगे फिर सऊदी अरब से, तो फिर आप सऊदी अरब से आए हैं, आप सऊदी अरब से आए हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। देखिए आप तो, आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे, मतलब आप सऊदी अरब से आए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बाहर वाले हैं फिर मुझे आपत्ति नहीं है। मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, आप तो सऊदी अरब के हैं। अरे मुझे अपने भाई से तो लड़ने दो। अरे मुझे आपसे शिकायत नहीं है। आप तो कह रहे हैं आप सऊदी अरब से आए हैं, आप सऊदी अरब से आए हैं, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा? मुझे श्रीवास्तव जी से बात करने दो ना, मुझे श्रीवास्तव जी से बात करने दो। आप तो खुद ही कह रहे हो कि आप इस देश के नहीं हो, आप बाहर से आए हो। तो आप बाहर से, नहीं आप बाहर से आए हो, मैं आपसे क्यों लड़ूंगा?
अरे नहीं, आप तो बोल रहे हो कि आप सऊदीया से आए, मुझे तो अपने अरे मुझे अपने भाई से तो बात करने दो। नहीं नहीं, मैं आपसे बात क्यों करूंगा? क्यों सक्षम नहीं है क्या श्रीवास्तव जी? वो सक्षम नहीं श्रीवास्तव जी, नहीं आपने तो कहा कि नहीं आपने तो कहा कि आप सऊदी से आए हो, आप इस मिट्टी के नहीं हो, मैं कैसे किस मुंह से आपसे बात करूं? मेरे को 30 सेकंड देने विवेक श्रीवास्तव जी को काफी कुछ बोला गया। विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, आराम मैं से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश हम सबका है, हमारा प्यारा देश है, और इसके अंदर एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमने बचपन में अपने स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा था। उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कोई भी पार्टी और चैलेंज ना करे, यह गलत है। धर्म की राजनीति गलत है, सांप्रदायिकता गलत है। हम कम्युनिस्ट इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल संविधान की बात हो रही है और एक शब्द की बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कम से कम 8-9 बारी विवेक जी ने बोलती है, बड़ा सुंदर शब्द है। भारत के संविधान की भी बात बहुत सुंदर बात है, लेकिन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का असली मतलब क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताता हूं।